हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़, कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, जिसका चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये है पार्ट 2। पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे हमारी असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी थी एक्सेट्रा। वो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे आगे का ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अब जो थी हमारी असेंबली जो थी, तो मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाए। जो लेजिस्लेटिव बॉडी वो दो सेपरेट फंक्शन क्या है परफॉर्म कर रही थी, और वो दो फंक्शंस क्या थे? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके लिए फ्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसके ऊपर किसी के ना चले, अपने आप का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जिसको चेयर कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका दूसरा फंक्शन क्या था? दूसरा फंक्शन था इसका एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डनरी लॉज फॉर द कंट्री, ऑर्डनरी लॉज बनाने थे कंट्री के लिए, जिनको चेयर किया था जीवी मलवैंकर ने। सॉरी गाइस अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा हो, बट आप ये चीज़ समझ लीजिएगा खुद से, ओके। तो ये जो थी हमारे अब ये जो फंक्शंस चल रहे थे, ये चले थे कब तक? 26 नवंबर 1949। आपको बताइए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम ऑलमोस्ट हो चुका था, उसकी जो प्रेम्बल है वो भी 26 नवंबर 1949 को प्रेम्बल हमारा हो चुका था, आ चुका था, एनेक्ट हो गया था। तो उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारे इंडिया के लिए थे उससे क्या है उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो निकल गए। तो अब देख लेते हैं हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी। अब इस टाइम जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ बची थी तो वो बची थी 299, जबकि जो ओरिजिनली फिक्स की गई थी 1946 में, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले, उसके थ्रू जितनी हमारी डिसाइड की गई थी वो स्ट्रेंथ थी 389, जबकि इस टाइम पे कितनी स्ट्रेंथ थी? इस टाइम पे स्ट्रेंथ थी उसकी 299। अब टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 299 बची थी। इस तरह से हमारी असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो डिसाइड हुई थी, 299 रह गई थी लास्ट तक आते आते। अब देख लेते हैं इसके अदर फंक्शंस। अब इसके बाकी फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके बाकी फंक्शन ऐसे हैं। तो अब ये जो थे अदर फंक्शंस ये थे कि ये बताता है हमारी रेटिफाई करता है हमारी मेंबरशिप को, जो कि कॉमनवेल्थ में है, जो कि कब करी गई थी? मई 1949 को। मई 1949 पे कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप रेटिफाइड की गई थी। और फंक्शन क्या किए गए थे इसके थ्रू? हमने क्या लिया? हमने लिया था हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। कब किया था अडॉप्ट? ये भी बहुत ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि कब हमारा नेशनल फ्लैग लिया गया, कब हमारा नेशनल एंथम हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए पता, कब हमारा नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। तो अब देख लेते हैं जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसे अडॉप्ट किया गया है 22 जुलाई 1947 को, हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। वैसे ही नेशनल एंथम जो है वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया है, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो 24 जनवरी 1950 को वो अडॉप्ट किया गया है। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बनाए गए थे, अब ये भी पूछ सकते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट बने थे वो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई थी 1950 में। तो आगे चलते हैं। अभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आपको बताइए अभी बन चुकी है, तो अब तो इसके क्या शुरू हो जाएंगे इसके सेशंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके टोटल 11 सेशन थे, और ये कितने टाइम में बन के तैयार हो गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो थी 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month and 18 days में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के कम्प्लीट हो चुका था। ये जो 11 सेशंस थे ये इतने टाइम पीरियड तक चले थे, वही महीने से कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फ्रेम हुआ था, तो तभी तक भी सेशन होंगे। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता ही होगा, इसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट
लेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और इसे बोल भी देते हैं बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उधार का थैला भी बोल देते हैं इसे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें फीचर्स इतने सारे हैं कि हमने अलग अलग कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को टू सेम कॉपी नहीं किया है, बल्कि हमने उसमें जो अच्छाई चीज़ थी, अच्छे पॉइंट्स थे, उनको हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हमने उन्हें अडॉप्ट कर लिया, अपने अकॉर्डिंग उन्हें डाल लिया था। इस तरह से हमने लिया था, कोई भी चीज़ हमने सेम टू सेम कॉपी नहीं कर लिया है। अब देखिए जो थे हमारे, अब मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज से हमने क्या है अपना लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम 16 कंट्रीज से नहीं लिया, मीन्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमने अराउंड 60 कंट्रीज से का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पढ़ा था, गो थ्रू किया था 16 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आगे देख लेते हैं। तो जो ड्राफ्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने में, जो कि आपको बताइए ड्राफ्ट के लिए किसने बोला, भाई भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, इसको ड्राफ्ट किया था, जिसमें अराउंड 114 डेज लग गए थे, 114 डेज का टाइम लगा था ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम देख लेते हैं भाई, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी सारी कंट्रीज़ का हमें गो थ्रू करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आए होंगे, तो एक्सपेंडिचर इसमें कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो लगा था 64 लाख हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था इसमें। अब देख लेते हैं ऑन जनवरी 24 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये देख लीजिए आपकी 24 जनवरी 1950 को हमारा फाइनल सेशन हो चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मीन्स सब कुछ हो चुका है। 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। अब देखिए, did not end and continue as provisional parliament after general election 1951-52। अब हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। तो उसके बाद ये जो सेशंस थे, ये फाइनल सेशन होने के बाद ये ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये जो है हमारे जनरल सेशंस में बदल गए। इलेक्शन होने के बाद जैसे पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनमें बदल गए थे सेशंस। फिर उसके बाद 1951 से 52 में क्या हुई थी, वोटिंग शुरू हो गई थी हमारे इंडिया की, खुद की इंडिपेंडेंट इंडिया की वोटिंग शुरू हुई थी 1951 टू 52 तक। ओके, अब देख लेते हैं हमारा अनदर मेन पॉइंट, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी कमेटीज कौन कौन सी थी। हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इतना बड़ा, भी एक इंसान के बनाना तो बस की बात है नहीं, तो इसमें बहुत सारी कमेटीज लगी हुई। तो अब देख लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था कि कुछ कमेटीज को अपॉइंट किया था अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उसके लिए अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हम देख लेते हैं, अभी सारी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम 8 मेजर कमेटीज देख लेते हैं। तो पहली जो कमेटी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको कौन हेड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों में सेम जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको कौन कर रहा था, इसको कर रहे थे सरदार पटेल। इसके बाद आ जाते हैं, हम देखते हैं तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कौन कर रहे थे लीड, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसके बाद आ जाती है हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है हमारी माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया, ये कर रहे थे सरदार पटेल। इसके बाद पढ़ लेते हैं, दिस कमेटीज हैड द फॉलोइंग। अब ये कमेटीज थी तो इनकी सब कमेटीज भी थी। अब पता है भाई इतने मेन टॉपिक्स पे कमेटी बन रही है, इतने बड़े उन्हें टास्क परफॉर्म करने हैं, इतना गो थ्रू करना पड़ेगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उन्होंने क्या किया था कि सब कमेटीज बना ली, यानी कि एक कमेटी के लिए भी सब कमेटीज थी सबकी। तो वो कौन कौन सी थी, एक थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। अब ये फंडामेंटल राइट्स के लिए थी कि एक पूरी कमेटी होगी, वो फंडामेंटल राइट्स को ही क्या है गो थ्रू करेगी। वो किसने की थी, JB कृपलानी ने। उसके बाद आ जाती है हमारी माइनॉरिटीज सब कमेटी, ये किसने की थी लीड, ये कर रहे थे SC मुखर्जी। और उसके बाद आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, इसको कौन कर रहे थे, गप्पीनाथ कर रहे थे इसे। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम।
असम के अलावा जो थे हमारे पार्सली और एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे हमारे पार्सली और एक्सक्लूडेड, उनको उस कमेटी को कौन कर रहा था, वो थे एवी ठाकर। ओके, देन हमारी आ जाती है, अब यहाँ तक थी, अब हमारी वो आ जाती हैं कमेटीज़, ये हमारी सब कमेटीज़ थी। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली हमारी जो कमेटीज़ चल रही है ना, ये उन वाली कमेटीज़ की सब कमेटी थी। अब ये रही हमारी कमेटीज़ वापस से। तो रूल्स ऑफ प्रोसीडर जो कमेटी थी उसको कौन कर रहा था लीड, उसे कर रही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आ जाते हैं स्टेट कमेटी, तो इसको कौन, स्टेट कमेटी जो कमेटी थी नेगोटिएटिंग विद स्टेट्स थी, इसको कौन लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। फिर आती है स्टेयरिंग कमेटी, इसको कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद आ जाते हैं, हम देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी कब सेटअप हुई थी, तो ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। अब ये 7 मेंबर्स कौन कौन है, अब ड्राफ्ट करा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर था। इसमें पर्सनैलिटीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी एंड बहुत ज़्यादा माइंडेड भी होंगी, क्योंकि ड्राफ्ट किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है किसी चीज़ की, ढांचा बनाया जा रहा है उसका। तो इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, सबसे पहले तो हमारे भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने ही जो ट्राइबल्स वगैरह के राइट थे इन्होंने ही उनके हक में सारी चीज़ें रखी थी। उससे पहले इस जो भारत की स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से बहुत ही अच्छे से किया था ये। तो ये इस फर्स्ट मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है एन गोपाल स्वामी अयंगर है। देन हमारे आ जाते हैं अलाडी कृष्णवंबर अय्यर। उसके बाद हमारा डॉक्टर के एम मुंशी। उसके बाद है हमारे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद है एन महादेव राव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था बी एल मित्तर को, जो कि क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया था बी एल मित्तर ने, तो उनकी जगह पे आ गए थे एन माधव राव। और जो हमारे लास्ट मेंबर थे इसके 7, वो थे टी टी कृष्णाचारी। इन्होंने भी रिप्लेस किया था किसको, डीपी खेतन को, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अब देख लेते हैं हम, अब जो ड्राफ्ट हमेशा देखते हैं हम, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट टाइम में परफेक्ट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इसीलिए जो इसके ड्राफ्ट हुए थे वो कब कब हुए थे, अब देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था इसका वो हुआ था फरवरी 1948 में। देन सेकेंड ड्राफ्ट जो किया गया था वो हुआ था अक्टूबर 1948 में। इसके बाद हमारा देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था ऑन 26 नवंबर 1949 को, जिसमें हमारी प्रेम्बल थी। इसमें हमारी अडॉप्ट की गई प्रेम्बल, और प्रेम्बल में उस टाइम कितने थे, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो था प्रेम्बल, अब देखिए हम, प्रेम्बल जो है हमारा वो एनेक्ट हुआ था आफ्टर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्ट, यानी कि जो हमारा प्रेम्बल था ये लागू कर दिया गया था, अब जबकि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर हो चुका था, एनेक्ट हो चुका था। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स थे उस टाइम पे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये सब उसी दिन जिस दिन प्रेम्बल अडॉप्ट की गई थी 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन हमारे प्रेम्बल में ये सारे आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम में थे हमारे में। ओके, देन आगे बढ़ते हैं कि ये जो रिमेनिंग के प्रोविजंस थे, जो कि बहुत बड़ा पार्ट था, ये फोर्स में, अब देखेंगे भाई हम शुरू में प्रेम्बल आ गई थी, और हाँ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो प्रेम्बल है जस्टिसेबल है, ये जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर है, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जस्टिस हो चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड इन सब में इंक्लूड है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है, लेकिन ये जो है हमारे जो प्रेम्बल है वो जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिटेल्स में गो थ्रू करेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट करेंगे सारे नोट्स के थ्रू। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने में।
हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स हो गया था, केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। उसमें सारे के सारे जो प्रोविजंस थे वो सारे के सारे उसमें आ चुके थे, जनवरी में आ गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे हमारा मनाया जाता है, आपको बताइए, डे 1930 डेट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन। अब देख लीजिए कि अब हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा पूर्ण स्वराज की जो डेट थी वो 26 जनवरी की थी, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पूरी तरह से रेडी हो चुका था तो हमने उसे नवंबर को सिर्फ प्रेम्बल ही क्यों करी। हम इसे भी एनेक्ट कर सकते थे, इसे फोर्स में ला सकते थे 26 नवंबर 1950 को, बट हम क्यों नहीं लेके आए। हमने 2 महीने का इंतज़ार क्यों किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेम डे 26 जनवरी सेम डे 1930 को पूर्ण स्वराज घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि लाहौर सेशन का जो रेजोल्यूशन था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी वजह से क्या है हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी वजह से ये 26 जनवरी डेट रखी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने के लिए। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ लेते हैं विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई देखिए कमेंसमेंट यानी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 ये क्या है हमारा रिपील कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। अब 1935 का जो एक्ट था, अब ये बताइए हमें कि ये हमारे इंडिया ने नहीं बनाया था, ये अंग्रेजों का एक्ट था। जिस तरह से इस एक्ट के थ्रू ही जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हम पे रूल करती थी, इसी तरह से हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलाया जाता था इस एक्ट के थ्रू। अब इसको क्या है निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल दिया गया है 1935 के एक्ट को, इंडियन एक्ट ऑफ 1935, इसका कुछ पार्ट अभी भी है। लाइक हम पार्लियामेंट इसकी अभी तक भी इसी की तरह चलाते हैं। पार्लियामेंट है हमारी, लोकसभा है, राज्यसभा है, जबकि हमारी जो हमारी एक दूसरे पे डिपेंड है हमारी ये जो है हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सब में हमारा तालमेल है। जबकि हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग सारे वर्क करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, जबकि हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, चलिए। ये जो था हमारा अब अबॉलिशन हो गया था प्राइवेसी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट ऑफ 1949 को, लेकिन ये भी हमारा क्या है कंटिन्यू किया गया। अब देख लेते हैं हमारा क्रिटिज्म। अब भाई तारीफ तो हर इंसान ही कर सकता है ना, कुछ भी काम कर लो आप, तो उसमें जितनी तारीफ होती है उतनी उसकी बुराइयां भी होती हैं। तो अब देखिए क्रिटिज्म, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, हमने देख लिया इतना कुछ हो गया भाई, अब हमारे तरीके से सरकार आ रही है। जो अंग्रेजों का जो रूल था इंडियन एक्ट ऑफ 1935 उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियां निकाली दी जाती हैं। तो अब देखिए क्या क्या कमियां रही इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्रिटिज्म किया जाता है इसमें क्रिटिज्म इसका। तो ये जो था, अब सबसे पहली बात तो यही बोल देते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो मेंबर्स थे इसके वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे, जबकि बोल दिया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो पावर होगी, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो ड्राइव की जाएगी सीधे पीपल्स से। तो फिर भी सीधे इलेक्शन क्यों नहीं करवा लिए गए थे पीपल्स से, ये बात कही जाती है। क्योंकि हम जानते हैं हमने मेंबर्स को इलेक्ट किया, उन्होंने जाके जो वो संसद में बैठे उन्होंने आगे के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। मीन्स हमने थोड़ी ना ऐसा को चुन लिया था, वहाँ पे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे थे। तो और एक और चीज़ भी थी, अभी चलो कुछ तो भाई इलेक्ट होके पहुंचे थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो नॉमिनेटेड थे, और उसमें तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो हमारी तरफ से गए हैं या हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसे बोला जाता है कि जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। दूसरी बात बोल दी जाती है कि एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी। सॉवरेन यानी कि हम खुद की मर्जी से अपना सब कुछ चलाएं, यानी कि हम ही संप्रभु हुए, हमसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया था कि ये जो क्रिएट किया गया था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था उसी के थ्रू किया गया था। ये तो शुरू ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी हमने खुद से नहीं बना ली थी, उनके ऑर्डर से प्रपोजल से ही बनाई गई थी। तो इसलिए इसे सॉवरेन बॉडी भी नहीं बोला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। अब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने लिए थे, और हम कितना ले गए भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना सारा टाइम हमने ले लिया। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया भाई।
इतना टाइम लग गया, जबकि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका बहुत ही कम टाइम में सबका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, और हमने लिए इतने टाइम। भाई क्यों ना लें, हर अच्छी चीज़ आने में टाइम तो लगता ही है। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से गो थ्रू किया, इसलिए मैं हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से रखा गया है, बहुत बारीकाई से उसे पढ़ा समझा और अच्छे से किया गया है, जब भी जाके वो लोगों पे लागू की कर दी गई है चीज़। भाई टाइम कंज्यूम ना करो तो कैसे कर दें ऐसे इतनी जल्दी से, तो ये चीज़ बोली जाती है कि टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद देखिए डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब हम जानते हैं भारी वोटों से सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस के जीते थे, इसलिए इसको वन पार्टी बॉडी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा थे। उस टाइम पे तो सबको पता है सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका दबदबा था, कांग्रेस और महात्मा गांधी वगैरह की वजह से, तो इसीलिए वन पार्टी बॉडी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस छा रही थी भाई। इसके बाद आता है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब इसमें देखिए भाई, सिलेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंट रिप्रेजेंटेड, यानी कि इसमें क्या थे, लॉयर्स थे और पॉलिटिशियंस थे, इनका ही डोमिनेशन था भाई। और कोई से जो तबके थे हमारे और भी सोसाइटी के, उनको क्यों नहीं लिया गया। ये सारी चीज़ में क्रिटिसिज्म इस तरह से इसका किया जाता है। एक और क्रिटिसिज्म आ जाता है, ये आ जाता है हमारा डोमिनेटेड बाय हिंदूज, बोल देते हैं भाई हिंदुओं ने, तो हिंदू डोमिनेट थे इसमें, क्योंकि लॉर्ड विस्कॉट साइमन, ये जो है ना हमारी डोमिनेट बाय हिंदूज बोल देते हैं कि इसमें हिंदू ही हिंदू थे, क्योंकि अब कांग्रेस हिंदू पार्टी थी तो इसकी वजह से इसको हिंदू हिंदू बोल देते थे कि हिंदूज का इसमें डोमिनेशन था। मुस्लिमों के हक में तो वो सोचेंगे भी नहीं, क्यों सोचेंगे ऐसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों सोचेंगे कि उसमें डालेंगे, ऐसी उन लोगों की उस टाइम पे विचारधारा थी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जाति या किसी चीज़ का भेदभाव ना करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी और इस धरती पर रहने के, वो हमारे इंडिया में कंट्री में रहने के वो सब राइट्स दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हम सबके पास बराबर अधिकार है, हम सब इंसान हैं, यही ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे, उन्होंने बोला भाई ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो बॉडीज ऑफ हिंदू है, हिंदू ही हिंदू है, इसमें मुस्लिम तो है ही नहीं, डोमिनेशन है पूरा हिंदूज का, यहाँ पे तो पूरी मेजॉरिटी हिंदूज के लिए बैठे हो आप, तो ये चीज़ बोल दी गई थी, तो जिसकी वजह से डोमिनेटेड बाय हिंदूज भी बोला जाता है। इस तरह से इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। आगे चलते हैं विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला, उन्होंने बोला था ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट करती है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को, यानी कि वही हिंदू वाली बात है, इसमें यही सारी चीज़ें हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम, अब चलो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है इसमें कि कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देती हूँ कि जो पार्ट 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट्स के बारे में है, पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एंड इट वाज रिपील इन 1956। इसको 1956 में क्या है, रिपील कर दिया गया था, निकाल दिया गया था पार्ट 7 को। आफ्टर स्टेट रेगुलेशन बिल विच एंट्री सिस्टम ABC टाइप ऑफ स्टेट, पहले ABC करके टाइप करिए, इस तरह से हुआ करते थे सारे स्टेट्स वगैरह। ओके, अब आगे चलते हैं जो पार्ट 4 है। आप एक बार इन सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखा दिए हैं, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से देख लो, एंड ये सारी चीज़ आपको देख लेना है, एक बार इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे तो मोस्टली नहीं है इतना ज़्यादा अंदर घुस के पूछा नहीं जाता है, लेकिन आज के ज़माने में आप भी जान रहे हो कि जैसे जैसे कंपटीशन टफ हो जाता जा रहा है। अभी देख लीजिए कि ये जो हमारा 2022 में जो हुआ था हमारा UPSC का एग्ज़ाम, इसमें एलिमिनेशन मेथड तक काट चुका था। देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसे कुछ नहीं आ सकता। आप एक बार इसको रीड कर लें, मैं नहीं बोल रही इसको रट्टा मारो ये आएगा, बट यस आप एक बार पढ़ के जरूर देख लें, हो सकता है अभी नहीं तो कभी तो ये आ जाए एग्ज़ाम में, आपके भले के लिए होगा, एक बार पढ़ लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था हमारा, जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 से हुआ था। बंगला, इसका बंगाली वर्जन, अब देखो भाई जो फर्स्ट स्टेंजा अडॉप्टेड किया गया था नेशनल एंथम का इंडिया का, भारत भाग्य विधाता, वो जो हम बोलते हैं ना भारत भाग्य विधाता, वो वाली लाइन, जो इसकी जो 5 ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, सभी को बताइए,
तो ये बनाया था। तो इसका जो 5th स्टैंजा है वो कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये बंगाली वर्जन में था, भारत भाग्य विधाता। और इसका जो फर्स्ट स्टैंजा था वो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया से लिया गया है। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, ये तो आपको पता है। इसकी जो फर्स्ट वर्ड्स हैं ऑफ सॉन्ग की वो अडॉप्ट की गई हैं आनंद मैथ से, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप सब जानते ही हो ये चीज़। तो सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो, लेकिन वो सारी चीज़ आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्लियर, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। ये बात, अब हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब हमारे फीचर्स पे पहुँच गए हैं, तो चलिए भैया पढ़ते हैं हमारे फीचर्स क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वैसे मैं सोच रही हूँ थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये जो है हमारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगले पार्ट में पढ़ा दूँ मैं, ज़्यादा इजी रहेगा ना आप सभी के लिए। ओके देन मिलते हैं अगले पार्ट में। ये शुरू के जो इंडियन पॉलिटी है इसके शुरू के चैप्टर्स थोड़े लेंथीएस्ट हैं, इसलिए हम इन्हें थोड़ी थोड़ी वीडियोस में कवर अप करेंगे ताकि आपको भी बोर ना हो और आप अच्छे से पढ़ लें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट दिखाएं चैनल को। बाकी अभी तो हम ऐसे इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, ऐसे करते करते यूपीएससी की कंप्लीट सिलेबस सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ आपके लिए सारे नोट्स के थ्रू, और बहुत ही ज़्यादा ईजिली होएगा आपके लिए। और इसी के साथ में आप अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ न्यू लेके आऊँगी। आप ही की तरह मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, चलो मिलके तैयारी कर लेते हैं। आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।